नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसी साल 11 फरवरी के प्राइम टाइम में आपने देखा था कि कैसे भीमा कोरेगांव केस में आरोपियों के कंप्यूटर में फर्जी सबूत प्लांट कर दिए गए। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर ने कई सबूतों के साथ साबित किया था कि भीमा कोरेगांव के एक आरोपी रोना विल्सन की गिरफ्तारी से 2 साल पहले उनके कंप्यूटर में ऐसे ईमेल प्लांट कर दिए गए जिससे उन्हें आतंक के आरोपों में गिरफ्तार किया जा सके। आज एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन इसी मामले में नई जानकारी लेकर आए हैं। अमेरिका की फोरेंसिक लैब आर्सेनल ने साल भर इस मामले में काम करने के बाद पाया है कि एक और आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर में इस तरह से ईमेल प्लांट किए गए हैं। यह बेहद गंभीर मसला है और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। आज के जमाने में यह मुमकिन है कि कोई आपके ईमेल में ऐसा ईमेल चुपके से छोड़ जाए इनबॉक्स में, जिसमें ऐसी बातें हों जिसके आधार पर आपको आतंकी से लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोपों में फंसाया जा सके। यह रिपोर्ट ऐसी है जिस पर भारत में ही चुप्पी साधी जा सकती है, क्योंकि यहां फर्जी मामले में फंसाने का काम संस्थागत रूप ले चुका है। आर्सेनल की नई रिपोर्ट कहती है कि केवल रोना विल्सन ही नहीं, सुरेंद्र गाडलिंग ही नहीं, बल्कि अन्य आरोपियों के मामलों में भी ऐसा हुआ है। पहले हम आपको फरवरी के फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे ताकि पता चले कि यह कहानी कहां से कैसे शुरू होती है। फरवरी महीने में वॉशिंगटन पोस्ट की नेहा मसीह और जोइना स्लेटर ने एक रिपोर्ट छापी कि भीमा कोरेगांव और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार रोना विल्सन के लैपटॉप की 2 साल से कोई सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी कर रहा था और उसी ने उस लैपटॉप में संदिग्ध दस्तावेज प्लांट कर दिए। किसी के भी इनबॉक्स में ईमेल भेजते रहा जाए और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ईमेल भेजने वाला आपकी सारी जानकारियों को हथिया लेता है और अपनी छोड़ भी सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। रोना विल्सन के केस में यही होने का दावा किया गया है। उन पर शुरुआती आरोप लैपटॉप से मिले पत्रों के आधार पर ही लगाए गए थे। ऐसे ही एक पत्र में रोना की तरफ से कथित रूप से लिखने का दावा किया गया कि वे माओवादी संगठन से प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बंदूक और असला मांग रहे हैं। कमाल है, वो भी ईमेल लिख रहे हैं ये लोग। आर्सेनल ने अपनी जांच में पाया है कि इस पत्र के अलावा 9 अन्य पत्र विल्सन के कंप्यूटर के एक फोल्डर में चुपके से डाल दिए गए। कोई तीसरा रोना की तरफ से संवाद करने लगा। रोना विल्सन को 13 जून 2016 को दोपहर 3 बजे से लेकर 6:18 के बीच वरवरा राव के ईमेल से कई ईमेल आते हैं। बार बार ईमेल में एक खास डॉक्यूमेंट के लिंक को खोलने का आग्रह किया जाता है। अंत में रोना विल्सन एक डॉक्यूमेंट का लिंक चटका देते हैं। रोना को पता ही नहीं चलता है कि उनके लैपटॉप पर वायरस का हमला हो चुका है। एक अज्ञात हमलावर जासूस बनकर उनके लैपटॉप में घुस गया और 22 महीनों तक उनकी निगरानी करता रहा। रोना विल्सन को खबर तक नहीं लगी और वे 6 जून 2018 को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के जैसे संगीन आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर हवा में नहीं छाप दी थी। आर्सेनल की रिपोर्ट के बाद भी इसकी कई विशेषज्ञों से जांच कराई थी। किसी की जिंदगी का सवाल है। जब ऐसी रिपोर्ट आए तो अदालत से लेकर जांच एजेंसियां और सरकार को क्या करना चाहिए? अगर कुछ नहीं करना है तो भारत में एक ही कानून क्यों ना बना दिया जाए कि सरकार जिसे चाहेगी उसे उठाकर जेल में हमेशा के लिए बंद कर देगी, न वकील न दलील। तब फोरेंसिक जांच करने वाली कंपनी आर्सेनल ने कहा था फरवरी के महीने में कि कंपनी ने अभी तक जितने भी केस देखे हैं उसमें यह सबसे गंभीर मसला है। इन सबूतों की जांच में 300 घंटे लग गए। आर्सेनल ने यह नहीं बताया कि रोना विल्सन के लैपटॉप में किस व्यक्ति या संस्था ने दस्तावेज प्लांट किए, लेकिन यह जरूर बताया कि रोना विल्सन के लैपटॉप में घुसपैठ करने वाले ने विल्सन के साथ इस केस में बंद अन्य आरोपियों के साथ भी ऐसा किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की नेहा मसीह ने लिखा है कि आर्सेनल की रिपोर्ट की 3 अलग अलग एक्सपर्ट से जांच कराने के बाद ही प्रकाशित की गई। उस वक्त हमने फरवरी के महीने में वॉशिंगटन पोस्ट की नेहा मसीह से बात की थी और आपने
इस बातचीत को प्राइम टाइम में सुना था, फिर से सुनिए। 10 लेटर्स जो रोना विल्सन के कंप्यूटर से मिले हैं, वो लेटर्स इस मैलवेयर के थ्रू प्लांट किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही लेटर्स हैं जिनको पुलिस ने एक की एविडेंस बताया है और जो इन अक्यूज्ड को माओविस्ट ग्रुप के साथ जोड़ता है। एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है वो ये है जिसमें रोना विल्सन ने एक माओविस्ट कमांडर को लिखा है पुलिस के मुताबिक कि राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने का प्रयास करना चाहिए। आर्सेनल कह रही है कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिली है कि ये 10 लेटर्स रोना विल्सन के कंप्यूटर पे कभी खोले भी गए हैं। ये रिपोर्ट जो अटैकर है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाई है, पर उन्होंने कहा है कि ये एक काफी गंभीर केस है एविडेंस टैंपरिंग का। आपके फोन या लैपटॉप में किसी लिंक के जरिए जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद बहुत आसानी से फर्जी चिट्ठी या दस्तावेज डालकर बताया जा सकता है कि आप आतंक की साजिश में शामिल हैं। क्या यह डरावना नहीं है? इसी केस में फादर स्टैन स्वामी जेल में बंद कर दिए गए। जब गिरफ्तार किए गए तब 83 साल के थे। वे कहते रहे उनके कंप्यूटर में ईमेल प्लांट किया गया है। यही आरोप आनंद तेलतुंबडे ने लगाए। इन लोगों पर इसी तरह से प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए। सोचिए, आखिर कोई अदालत, कोई एजेंसी क्यों नहीं बोलती है कि यह बेहद गंभीर आरोप है, सबको जमानत दी जानी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, पहले इसकी अलग से जांच होनी चाहिए। इस तरह से तो किसी को किसी भी आरोप में 20 साल 30 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्या इतना आसान हो जाएगा? आज पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने अपने ट्विटर हैंडल से बयान जारी कर दुख प्रकट किया है। पूरी दुनिया में लोगों ने देखा है और कहा है कि सबको तुरंत छोड़े जाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार के यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि एमन गिलमोर ने ट्वीट किया है कि मुझे स्टैन स्वामी के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वे मूल निवासी लोगों के अधिकार के रक्षक थे और 9 महीनों से जेल में थे। ईयू प्रशासन के साथ उनके केस पर कई बार बात कर चुका था। अंत तक स्वामी इस मामले के दूसरे आरोपियों सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे की तरह कहते रहे कि उनके खिलाफ जो मुख्य सबूत हैं, उनके कंप्यूटर से निकाली गई माओवादियों के साथ कथित चिट्ठियां वो प्लांट की हुई हैं। अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है और एनआईए तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया। ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सबको मैं इनकार करके आया हूँ। आर्सेनल की यह रिपोर्ट बेहद गंभीर है। हैरानी की बात है कि जब फरवरी में यह खबर आई तो किसी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तक नहीं लिया। किसी ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आर्सेनल नाम की संस्था डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में काम करती है। रोना विल्सन के वकील ने आर्सेनल को फोरेंसिक जांच के लिए संपर्क किया था कि पुणे पुलिस ने रोना से जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं उनका विश्लेषण कीजिए। आर्सेनल 20 साल से दुनिया की कई सरकारों, कंपनियों को डिजिटल फोरेंसिक मामलों में मदद करती आई है। यह इसकी साख है। इस संस्था के बनाए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में सेना और सुरक्षा एजेंसियां करती हैं। एक बार फिर यही आर्सेनल नई रिपोर्ट लेकर आई है। इस बार भीमा कोरेगांव के एक दूसरे आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग के बारे में यह रिपोर्ट आई है। पहले जान भी लीजिए कि सुरेंद्र गाडलिंग हैं कौन।
नागपुर के इंदौरा की झुग्गियों में पैदा हुए थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद रेलवे में नौकरी करने लगे। नागपुर की दलित राजनीति और सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों में भाग लेते रहे। अपने साथियों के साथ आह्वान नाट्य मंच की शुरुआत की। नागपुर की बस्तियों में दमन और अधिकार को लेकर काम करने लगे। श्रम कानूनों में दिलचस्पी होने के कारण गाडलिंग ने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। अवैध हत्या, पुलिस की ज्यादती, फर्जी मुकदमे और दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मुकदमा लड़ने लगे मुफ्त में। सुरेंद्र गाडलिंग यूएपीए, वन अधिकार कानून, अनुसूचित जाति जनजाति कानून के जानकार वकील हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले वो जीएन साई बाबा का केस लड़ रहे थे, जो कि खुद जेल में हैं। सुरेंद्र गाडलिंग को भी भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार किया गया है। वे बीमार हैं, गंभीर रूप से आर्थराइटिस के शिकार हैं, बीपी की समस्या है। रोना विल्सन की तरह सुरेंद्र गाडलिंग के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच के बाद आर्सेनल ने कहा है कि इनके कंप्यूटर में भी साइबर हमलावर ने आपराधिक सबूत प्लांट किए। एनडीटीवी को यह रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट कहती है कि सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि उसमें कहीं ज्यादा गहरी घुसपैठ और निगरानी चल रही थी। सिर्फ गाडलिंग के कंप्यूटर में ही नहीं, बल्कि भीमा कोरेगांव केस के दूसरे आरोपियों के कंप्यूटर में भी। आर्सेनल के मुताबिक उनके पास जो केस आते हैं, उनमें ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ के सबसे गंभीर मामलों में से एक हैं। यह रिपोर्ट एनआईए के दावे पर गंभीर सवाल उठाती है, जिसका केस सबसे ज्यादा इन्हीं चिट्ठियों के भरोसे है जो कथित तौर पर उनके कंप्यूटर से बरामद हुई है। इन चिट्ठियों में ये कार्यकर्ता कथित तौर पर भारत में पुराने और आने वाले माओवादी हमले की चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर हमले की भी। इन आरोपों के लिए ये कार्यकर्ता 9 से 37 महीने तक से जेल में हैं। सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तिलतुंडे और दिवंगत स्टैन स्वामी इसमें शामिल हैं। हालांकि इसकी व्यापक आलोचना हुई है और कहा गया है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार के आलोचकों को सबक सिखाने की कोशिश है। आर्सेनल ने आरोपियों के वकीलों के अनुरोध पर इनकी हार्ड ड्राइव का विश्लेषण किया है। यह जानना जरूरी है, वो अमेरिकी कंपनी है। कानून के मुताबिक हार्ड ड्राइव की कॉपियां पुलिस ने आरोपियों के वकीलों को दी हैं। गाडलिंग के मामले में आर्सेनल की जांच के नतीजे ये हैं। ये रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट हैं, जिनमें इस बात के उदाहरण हैं कि ये छेड़खानी वाले ईमेल किस तरह के दिखते थे। ये स्टैन स्वामी और सुधा भारद्वाज भी इन दागी ईमेल्स के आरोपी हैं जो सवाल उठा रहे हैं। फरवरी 2016 तक भीमा कोरेगांव के बहुत सारे आरोपियों के ईमेल अकाउंट में घुसपैठ कर ली गई। हमलावर ने ईमेल स्पूफिंग सर्विस का भी इस्तेमाल किया है। गाडलिंग के वकीलों ने आर्सेनल से 14 अहम दस्तावेजों पर ध्यान देने को कहा, जो कथित तौर पर गाडलिंग के कंप्यूटर से मिले। ये 14 दस्तावेज हमलावर द्वारा एक छुपे फोल्डर में डिलीवर किए गए। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे लगे कि गाडलिंग के कंप्यूटर में ये 14 दस्तावेज कभी खोले गए। ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसमें दिख रहा है कि financialpolicy.rar नाम की एक ही फाइल 22 जुलाई को विल्सन को दोपहर 1:30 बजे भेजी जा रही है और गाडलिंग को 1:45 पर 15 मिनट के अंतर पर। इस तरह से आर्सेनल ने हमलावर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपियों के कंप्यूटर पर साइबर हमलावरों की हरकतों के निशान मौजूद हैं। उसके आधार पर यह सारा मामला पकड़ में आया है। एनडीटीवी ने एनआईए से बात की, पूछा उनकी प्रतिक्रिया। एनआईए ने कहा वो इस मामले में कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अदालत में है। लेकिन जब फरवरी में आर्सेनल की रिपोर्ट आई थी रोना विल्सन के मामले में, तब एनआईए ने बयान दिया था और तब भी यह मामला कोर्ट में था। आज भी है, लेकिन जवाब नहीं मिला। तब एनआईए ने कहा था कि रोना विल्सन के घर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त हुए हैं उनकी पूरी सूची रखी गई है और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। पुणे की फोरेंसिक लैब से जांच करवाई गई। उनकी रिपोर्ट में यह बात सामने नहीं आई है कि रोना के लैपटॉप में 2 साल पहले से कोई निगरानी कर रहा था, दस्तावेज प्लांट कर रहा था।
इन सबूतों के अलावा अन्य साक्ष्य भी अदालत के सामने पेश किए गए हैं। आर्सेनल की रिपोर्ट को मुंबई की स्पेशल जज की अदालत में इसलिए लगाया गया है ताकि जांच को बदनाम किया जा सके। एनआईए का दावा अपनी जगह है, लेकिन आर्सेनल की जांच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने भीमा कोरेगांव केस और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के मामले में आरोपियों की तरफ से केस लड़ रहे वकील मिहिर देसाई से बात की थी। पहले से ही हमारे क्लाइंट्स जो है वो कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है, गलत है। तो जब पुणे कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया था कि आपने जो कंप्यूटर सीज किया है उसकी ऑथेंटिक कॉपीज आप इनको दीजिए, एक्यूज को दीजिए, तो वो हमने ली। और फिर हमारे जो वकील है, डिफेंस टीम के जो वकील हैं, उन्होंने तय किया कि ये हम एक इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री, जो कि रिनाउंड लेबॉर्ट्री हो, इंडिपेंडेंट हो, जिन्होंने ऐसे केसेस पे स्टडी किया हो, वैसी लेबॉर्ट्री को भेजें और उनसे जाने कि क्या इसमें सचमुच ये डॉक्यूमेंट्स थे, नहीं थे, कहाँ से आए, कब आए वगैरह। हमने उन्हें पहले बोला कि ये 10 डॉक्यूमेंट्स जो है खास करके वो देखिए और बताइए कि ये 10 डॉक्यूमेंट कब आए, कहाँ से आए। आर्सेनल का क्या कहना है वो रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। आर्सेनल का कहना है कि हमने कई सैकड़ों ऐसे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, लेकिन इतनी हद तक जो कॉन्स्पिरेसी है किसी के कंप्यूटर को टेम्पर करने की, वो आज तक हमने देखी नहीं है। क्या यह खतरनाक नहीं है? अमेरिका की फोरेंसिक लैब कहती है कि भीमा कोरेगांव केस में जो आरोपी हैं उनके कंप्यूटर में संदिग्ध दस्तावेज बाहर से प्लांट कराए गए और फिर उन्हें फंसाया गया। क्या यह मामला सिर्फ बदनाम करने का मामला है? हमने फरवरी के प्राइम टाइम में आपको टर्की का एक किस्सा दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं। रोना विल्सन से मिलता जुलता केस टर्की में भी हुआ था, जिसका पता आर्सेनल के एक्सपर्ट नहीं लगाया था। 2011 के साल में टर्की में तख्ता पलट करने के प्रयास के मामले में कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आतंकवादी साजिश रचने के आरोप लगे थे। टर्की के खोजी पत्रकार बेरिस पहलिवान को जेल हो गई। आर्सेनल ने जांच में पाया कि उनके कंप्यूटर में किसी ने चुपके से ऐसी फाइल डाल दी जिसमें आतंकवादी साजिश की योजनाओं का ब्यौरा था। आर्सेनल की जांच के बाद ही इस पत्रकार को रिहाई मिली। भीमा कोरेगांव केस में 16 लोग 2 साल से अधिक समय से बंद हैं। इस मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े ने भी अपने कंप्यूटर में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। यही नहीं, इस केस में एक और ऐसा मामला सामने आया है कि हैरानी हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। विद्या कसम, यह हुआ है इंडिया में। किसी ग्लोबल इंडियन को मत बताइएगा, लेकिन मैं आपको लोकली बता रहा हूं। भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, रोना विल्सन, हैनी बाबू, वरवरा राव की तरफ से वकील युग चौधरी ने आज अदालत में कहा है कि जिस जज को इस सुनवाई के लिए मनोनीत नहीं किया गया है वह कैसे इस केस की सुनवाई कर सकते हैं। युग चौधरी का कहना है कि जो मनोनीत नहीं हैं उनके आदेशों से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। सुधा भारद्वाज अगस्त 2018 से जेल में हैं। सुधा भारद्वाज को आरटीआई से जानकारी मिली है ये कि जिस जज ने पुणे पुलिस को चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन और दिए, उसे एनआईए के नियमों के तहत मनोनीत ही नहीं किया गया है। एनआईए ने कहा है कि 8 जुलाई को इस पर जवाब दाखिल करेगी। धीरे बोलिए, लोकली बोलिए, ग्लोबली मत बोलिए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो तर्क में रखा गया है, सुधा भारद्वाज की तरफ से जो वकील बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपने जो तर्क पेश किए हैं, उसमें उनका कहना है कि जो जज पहली जो बार जो इनको एनआईए कस्टडी में भेजा गया है या चार्जशीट का जो कॉग्निजेंस लिया जाता है, वो जो जिस जज के सामने ये हुआ वो जज डेजिग्नेटेड जज नहीं थे, जिसका मतलब सुधा भारद्वाज के वकीलों के तरफ से जो तर्क रखा गया, जिसका मतलब ये निकलता है कि ये पूरे जो अब 15 लोग, अब जो लोग हैं 15 तो बाद में हुए हैं अरेस्ट, लेकिन अभी कुल मिलाकर 16 अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से अभी 15 लोग हैं क्योंकि फादर स्टैन स्वामी की मौत हो गई। लेकिन जो पहले जो अरेस्ट हुए थे, जैसे कि सुधा भारद्वाज जैसे एक्टिविस्ट है, उनकी जो डिटेंशन है इलीगल है। 7 और लोग को उस मामले के साथ जोड़ा गया है जिनको पहले
अरेस्ट किया गया था इस मामले में, जिसे एल्गर परिषद केस के नाम से अब जाना जाता है। तो यहाँ पे लोग आए हैं फादर स्टैन स्वामी को जो सर्विस चल रहा है अंदर, जो चर्च सर्विस है उसके लिए। लेकिन साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में जो आज चौंकाने वाली बात रखा गया है वो भी शायद इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस केस में इलीगल डिटेंशन की मामला भी सामने शायद आ सकते हैं, क्योंकि अब जो सुधा भारद्वाज के जो वकील हैं, जिनका नाम योग चौधरी है, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे हैं, उनका कहना है कि जिस जज के सामने ये केस पहले गया था और चार्जशीट का कॉग्निसेंस जब लिया गया था या इनको जब रिमांड में भेजा गया था, ये जज डेजिग्नेटेड जज नहीं थे, क्योंकि जब ये यूएपीए केस है और एनआईए के तहत जो जांच होती है तब ये स्पेशल एनआईए कोर्ट को जाना चाहिए। लेकिन उनका तर्क है कि ये स्पेशल एनआईए जज उस वक्त नहीं थे। और बाकी जो चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हाई कोर्ट ने भी बोला है कि शायद वो अपने रजिस्ट्री में जांच करेंगे, और एनआईए की तरफ से इनकी रिप्लाई अभी तक नहीं आए। लेकिन इस मामले को हाई कोर्ट में 8 जुलाई को फिर से इस पर सुनवाई होगी और तब शायद इसमें और क्लैरिटी और जो बातें हैं ये सामने आएगी, और क्या सच है और क्या नहीं है ये भी शायद उसी दिन सामने आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जज को सुनवाई का दायित्व नहीं सौंपा गया वो सुनवाई कर रहे हैं? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया के देशों में इस केस को लेकर कैसी हेडलाइन छपेगी, या भारत में भी कैसी छपेगी, जहां भी कहीं एक आध इधर उधर छपती हो। बैक डेट से क्या पेपर नहीं बन सकता? आप पूछ रहा हूं मैनेज करने के लिए, या केस अगर सही निकला तो लोग हंसेंगे भी। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि 84 साल का एक वृद्ध इस तरह से फंसाए गए मामले में जेल में ही गुजर गया, अंतरिम जमानत तक नहीं मिली। आज इन राजनीतिक बंदियों के परिजनों ने साझा बयान जारी किया है। वरवरा राव की बेटी पवना को हिंदी में सुनिए। कुछ भी मेजर्स नहीं लिए गए हैं जेल के कंडीशन सुधरने में, नहीं तो इन लोगों को बेल के मेडिकल बेल देने में बहुत सारे लोग, आनंद के वास्ते, सुधा के वास्ते, स्टैन स्वामी के वास्ते, हनी बाबू के वास्ते, मेरे फादर के वास्ते, सबके लिए मेडिकल बेल्स फाइल किए गए हैं। एक मेरे फादर को मेडिकल बेल मिला, बेल और मेडिकल ग्राउंड्स मिला 6 महीने के लिए। अभी वो भी कंडीशनल बेल है 6 महीने के लिए, अभी वो कंडीशन में है नो। इसके बगैर कुछ भी नहीं, वो एक मेडिकल बेल मेरे फादर को मिला, इसके बगैर और कुछ भी लीगल एड में जुडिशरी के सब तरफ से, नहीं तो जेल कंडीशन बदलने के लिए जेल कंडीशंस में कुछ भी बदलाव नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं आया, डीकंजेशन नहीं हुआ। उसी का नतीजा है आज फादर स्टैन स्वामी का मौत, उसी का नतीजा है। ये तो ये नेचुरल डेथ नहीं है। हमारे फैमिली मेंबर्स का स्टेटमेंट में भी हम ये बात कर रहे थे, ये नेचुरल डेथ नहीं है। फादर स्टैन का नेचुरल डेथ बोले तो कोविड से हुआ जो नेचुरल डेथ वैसा वाला नहीं है। ये तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर के जैसा है, सबका हाथ है इसमें। एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनआईए और एनआईए कोर्ट और जेल अदालत, जो भी बात करने वाले हैं, जो भी डिसेंट वॉइस ऑफ डिसेंट वो जो भी आ रहे हैं, उनको चुप करने का उनका प्लान है। ये तो एक कॉन्स्पिरेसी जैसा है। कॉन्स्पिरेसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, सबका मुंह बंद कर देना। सब किसी के ऊपर यूएपीए डाल दो, जेल में रख लो और सालों भर जेल में रख लो, और जेल में कुछ भी फैसिलिटीज मत दिलाओ। जो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो फैसिलिटीज देते, जेल मैनुअल में जो रहते वो भी नहीं है उधर। वैसा हालत में रख के अपने आप जेल में मर जा बोले तो ये ऐसा रखना, हेल्थ के ऐसे मर गए, वैसा एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसा लोग कर रहे हैं। फरवरी से लेकर जुलाई के बीच आर्सेनल की 3 रिपोर्ट आ चुकी है। किसी के कंप्यूटर में ईमेल के जरिए ऐसे दस्तावेज को छोड़कर इस हालत में पहुंचा देने के ख्याल उन 16 लोगों के लिए जितना भयानक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए है। क्या हमारी संस्थाओं को ऐसा हो जाना चाहिए? सोचिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब भी टाइम मिले, फादर स्टैन स्वामी का सवाल पूरे जीवन इसी के आसपास घूमता रहा। उनके काम से हमेशा मुझको प्रेरणा मिलती थी और उनसे हम बहुत सारे चीज़ों को सीखे हैं
कैसे अधिकार के लिए निडर होकर के बात करना है, उसके साथ साथ बिना हिंसा भावना का प्रेम के साथ काम करना है। बरगद का पेड़ जिस तरह से पूजनीय होता है, वह भी वैसे ही फादर स्टाइन स्वामी हमारे लिए पूजनीय रहे हैं। फादर के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा था। वे बहुत ही जोशीले तरह के व्यक्ति थे। कुछ गरीबों, आदिवासियों के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत उनके बारे काम भी किए हैं। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, हम उन्हें हमेशा मिस करेंगे। मेरे दृष्टिकोण से वो एकदम प्योर सोल है, ईमानदार, ऑनेस्ट। I think the Adivasis, the poor and the downtrodden have lost a savior, and his space that is vacated in Jharkhand, I don't think anybody would replace it. We lost him, but we can vouch that he will remain alive in our midst. मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में 5 योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन 3 महीने बाद भी किसी में नियम नहीं बने तो किसी में आवेदन नहीं मिले हैं। जिनमें आवेदन मिले हैं उनमें भी हितग्राहियों को फायदा नहीं मिला है। सरकार ने यह भी कहा था कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ऐलान के बाद भी योजना सिर्फ कागजों में ही है, कोई नियम नहीं बना है। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल की आयशा खान का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। प्राइवेट स्कूल में बसें चलती थीं। 2 साल से कमाई बंद है। सास की कोरोना से मौत हुई, इलाज में लाखों खर्च हो गए। 20 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि कोरोना से मौत पर 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन अभी तक योजना कागजों में ही है, नियम तक नहीं बने हैं। मदर इन लॉ की तबीयत के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई इन सब चीज़ों में, क्योंकि बिजनेस था नहीं, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे किया। अब शायद मतलब ये तो आस थी कि शायद सरकार से कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन अब तो पूरी उम्मीद पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है। बड़वानी में जिला अस्पताल में चौकी इंचार्ज बाबूलाल भावेल को कोरोना के लक्षण दिखे। अस्पताल में भर्ती होने के 6 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। सरकार ने कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना के 50 लाख रुपए साल भर बाद भी नहीं मिले हैं। 7 लोगों का परिवार सिर्फ पेंशन के आसरे है। तबीयत खराब होने पर उनको वही सरकारी शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ कोविड सेंटर में, और कोविड सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो उसमें बताया था कि ये कोविड सस्पेक्ट थे, कोविड सस्पेक्ट बताया था। कि पापा चले गए जब से हमारा घर ही टूट गया, हमारा कहीं नहीं रहा। 4 बेटी है, बेटा है, 2 बेटी की शादी हो गई, 2 बेटी कुंवारी है, घर का मकान नहीं है, कोई सहारा नहीं हमारा। हम घर के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए। पापा के साथ में 2 जवान थे, दोनों जवान पॉजिटिव पाए गए। पापा के जाने के बाद हमें पॉजिटिव आने के कारण पापा का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। तो फिर हम पापा पॉजिटिव नहीं थे तो फिर हम पॉजिटिव कैसे आ गए? सुरेश सेजवाल टीकमगढ़ में एसडीओपी थे। पहली लहर में खूब काम किया, लगातार सड़क पर अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। दुनिया जिस चीज से लड़ रही है उसमें अपनी मदद करना है। कोई भूखा है, कोई बेचारा क्या है, उसको खाना खिलाना है। काम के दौरान ही ब्रेन हैमरेज हो गया, मौत हो गई। सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर तो दे दिया, लेकिन कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट नहीं। एसपी ने अर्जी बढ़ाई, लेकिन कलेक्टर ने ठुकरा दी। कोई मदद मिली, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनकी कल्याण निधि योजना के जो कवरेज क्षेत्र थे उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान यदि आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसको कोरोना योद्धा घोषित किया जाएगा।
तो यह मौत भी एक आकस्मिक दुर्घटना है, क्योंकि ड्यूटी के ही दौरान मृत्यु हुई है। तो मैं भी इसकी हकदार हूँ। मेरे पति को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 112 पुलिसकर्मी पहली लहर में, जबकि 40 की दूसरी लहर में मौत हुई। 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों को ही 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। 27 की अर्जी ठुकरा दी गई। कोरोना की विभीषिका में अपनी जान हथेली पे लेके समाज की सेवा में लगे थे 152 पुलिसकर्मियों की मृत्यु कोरोना के संक्रमण से हुई है। लेकिन ये सरकार शिवराज की मात्र 7 लोगों को, पुलिस वालों को मृतक मान रही है, क्योंकि हर परिवार को 50-50 लाख रुपए देना पड़ेंगे, एक एक को नौकरी देना पड़ेगी। इसलिए अरे जिन लोगों ने जान हथेली पे रखी शिवराज भैया, उनके साथ दुर्व्यवहार मत कर। मुकेश खरे की पत्नी प्रीति खरे भोपाल के हुजूर तहसील में पटवारी थीं। कभी नाके पर चेकिंग तो कभी गांव में कोरोना जांच में लगी रहीं। ड्यूटी निभाते हुए नवंबर में कोरोना संक्रमित हुईं। इलाज में 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए। तन मन धन से वो टूट गए, लेकिन सरकार की कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई गई योजना से कोई लाभ नहीं मिला। अब बात हुई थी कोरोना योद्धा योजना की, तो कोरोना योद्धा योजना के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी। कलेक्टर साहब ने भी एक आवेदन हमने दिया था, वो शासन को भेजा, पर वो शासन से निरस्त हो गया। सभी जगह मैंने संपर्क करा, मंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, राजस्व मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, सभी जगह आवेदन दिए हैं। पर उनका ये कहना है कि ये योजना 30 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपकी जो डेथ हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना में 5 भारी भरकम ऐलान तो कर दिए, लेकिन हकीकत देखिए। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। पहली लहर में 38 मामलों में 19 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। दूसरी लहर में 94 आवेदन आए। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू। सारे सरकारी कर्मचारी जिनको तनख्वाह राज्य की संचित निधि से मिलती है वो पात्र थे। 5 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान था, लेकिन पेंच ये है कि ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया की राशि 50 लाख रुपए से अधिक होगी तो कोई अनुग्रह राशि नहीं मिलेगी। हकीकत 39 आवेदन मिले। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति 1 मार्च से लेकर 30 जून 2021 में सरकारी कर्मचारी की मौत पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था। 14 आवेदन आए, नियुक्ति किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना 1 मार्च से 30 जून 2021 तक लागू। माता पिता या अभिभावक की मौत पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को 5,000 रुपए प्रति माह की मदद। मुफ्त शिक्षा 395 आवेदन मिले, 323 पात्र, 228 की सहायता मंजूर हुई। 5वीं योजना कोरोना में मृत व्यक्ति के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद। 20 मई को ऐलान हुआ, लेकिन अब तक न नियम बने न आवेदन आए। अभी नियम ही नहीं आया। मंत्री जी फिर भी घोषणा कर रहे हैं कि सब वायदे पूरे होंगे। देखिए, हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, जिन जिन की घोषणा की है, वो अमली जामा पहनेगी। ये कमलनाथ की सरकार नहीं है जो मुख्यमंत्री के हवाई जहाज खरीदने की योजना बनाती है और मुख्यमंत्री के ऐशो आराम की योजना तो बनाती है, पर जनता की सुविधा की संबल योजना बंद कर देती है। कांग्रेस की सरकार नहीं, आप फिक्र मत करो। पॉजिटिव होने के 60 दिनों के अंदर मौत पर ही परिजनों को मदद मिलेगी। इन योजनाओं की राह में बड़ा रोड़ा है। पुलिस से लेकर पब्लिक तक सरकार ने सबके लिए बड़े बड़े वायदे किए, घोषणाएं की, लेकिन कुछ यूं ही कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।